जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज पार्ट 10 है, जिसका ये आखिरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। जो ए की आय है बी की आय से 40% अधिक है। सपोज कीजिए बी की एक्स आय है, तो जो ए की आय है उसमें 40 और ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से जो बी की आय है उस सी की आय से 40% अधिक है। सी की जो भी इनकम है उससे 40% ज़्यादा है बी की इनकम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की आय जो है सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बड़ा वाला मेथड जानते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। उसके बाद शॉर्ट मेथड हम देखते हैं कि कम समय में उसको कैसे किया जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। चलिए हम लॉन्ग मेथड देखते हैं पहले, जो इसका पूरा प्रोसेस है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो हम ये मान लेते हैं कि 40% तथा बी की आय जो है उस सी की आय से 40% अधिक है। तो सबसे पहले हम सी को टारगेट करेंगे। हमें मान लेते हैं कि जो सी की इनकम है, ठीक, हमें मान लेते हैं कि जो सी की इनकम है, इनकम ऑफ सी, ये जो है 100 रुपीज़ है। ठीक, और बी की इनकम कितनी है, बी की जो इनकम है, इनकम ऑफ बी, इसी में 40 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम 40% की बात कर रहे हैं। तो 100 का जो 40% होता है, 100 का 40% ऑफ 100 इज इक्वल टू 40 होता है। 100 में जब आप और 40 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 140। ठीक है, इसी तरीके से अब ए की बात करते हैं हम। ए की बात करते हैं कि इनकम ऑफ ए, ठीक है, इनकम ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए की आय जो है वो बी की आय से 40% अधिक है। तो बी की कितनी आय है, 140 है। अब इसका 40% निकालिए आप, कितना होगा, इसका 40% हम निकालेंगे बट ये 100 करेंगे, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। और 14 दूना 28 दूना 56, यानी कि इसमें जो है 56 और ऐड कर दीजिए। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे हमने जो है 40 और ऐड किया है, यहाँ पे 40 आया था तो हमने इसमें 40 और ऐड कर दिया जो सी की इनकम थी। तो बी की इनकम हमें पता चल गई है। अब बी की इनकम जो है उसको 40% आ रहा है 56, यानी कि 56 आ रहा है, तो 56 इसमें और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल 196। ठीक है, 5 4 9, हाँ 196 जो है वो ए की इनकम हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की आय सी की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। ए की आय क्या है, 196 है, और सी की आय क्या है, सी की इनकम क्या है, वो 100 रुपये है। तो कितने का अंतर है, जितने का अंतर है उतना ही परसेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 लिया है सीधे सीधे। तो 100 से 96 कितना अधिक है, 96 अधिक है, सॉरी 100 से 196, 96 अधिक है, तो 96% अधिक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है कि 196 माइनस 100, इनकम ऑफ ए माइनस इनकम ऑफ सी अपॉन 100। हम परसेंट की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 196 में से 100 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 96% आएगा। ठीक है, ये
हमारा आंसर है। ठीक, इसका जो सेकंड मेथड था हम बात कर रहे थे, हम उसको भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि हमारे पास क्या है कि जो ए की इनकम है, जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 40% अधिक है, 40% प्लस है ए की इनकम। ठीक है, तो 40% को हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट ये है 40% को हम जब हम भिन्न में 40% को जब हम भिन्न में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे 2/5 लिखते हैं। ठीक है, 2/5 लिखते हैं। यहाँ पे जो है 40% अधिक होने की बात हो रही है। ठीक, इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा हमारा 7/5। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो कि 7/5 आ रहा है। यानी कि जो अधिक इनकम है उसकी, जो ए की आय है वो बी की आय से 40% अधिक है। तो इन दोनों में जो ए की आय होगी 7 होगा वो ए की आय होगा, और जो बी हो 5 है वो बी की आय होगी। बी की आय 5 रुपये है और ए की आय 7 रुपये होगी, यहाँ के हिसाब से जो आ रहा है एज अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा भी आ रहा है जहाँ पे हम बी और सी की बात कर रहे हैं, वहाँ भी 40% अधिक की बात हो रही है। तो 40% को हम 2/5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अधिक की बात हो रही है तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो 7/5 होगा। ठीक है, यानी कि जो सी की आय होगी इस वाले फैक्टर में जो सी की आय होगी वो 5 रुपये होगी, और जो बी की आय होगी, बी की इनकम होगी वो 7 रुपये होगी। ठीक है, इस वाले फैक्टर में अलग होगा, इस वाले फैक्टर में अलग होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा होगा ए की इनकम, उससे कम बी की इनकम, उससे कम सी की इनकम, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ए अनुपात बी कितना आ रहा है, ए की जो वैल्यू है वो 7 आ रही है और बी की वैल्यू 5 आ रही है इस वाले फैक्टर में। सेकेंड वाले की हम बात करते हैं। सेकेंड वाले में ए और बी का जो रेशियो है, सॉरी बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है, बी और जो सी का रेशियो है वो है 7 और 5। ठीक है, ये है 7 की, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे 7 है और सी की जो इनकम है वो 5 है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है ये आप देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए तो हमने लिख लिया कि 2/5 है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा वो 7/5 होगा। कैसे होगा वो प्रीवियस क्लास में हमने डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात हो रही थी, अधिक की बात हो रही थी, तो इस 5 को हमने एज इट इज लिख लिया और इस 5 में इस 2 को ऐड कर दिया, वो ऊपर आ गया भिन्न अंश के रूप में। ठीक है, तो 7/5 इस तरीके से ये हो गया, बस और करना कुछ नहीं है। अगर इसी जगह पे कमी की बात कर रहा होता तो 5 ये एज इट इज होता तब भी, और ऊपर जो है इसमें से ये माइनस हो जाता, 5 - 2 हो जाता, तब जो 3 आता वो यहाँ होता उस वाले केस में, अगर कमी की बात हो रही होती तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, अधिक की बात हो रही है तो हम अधिक की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए, हालांकि यहाँ पे जो लिखा था वो हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2/5 था, इसको हमने 7/5 लिखा था, जिसमें 7 जो है ए के लिए था और 5 जो है वो बी के लिए था। ठीक, इस तरीके से। आइए अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें कैसे करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी ये हमारे पास है, इसका हमें गुणा करना है, 7 × 7 = 49। ठीक है, और इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे हम, 7 × 5 = 35।
इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 पचम 25। ठीक, अब आप ये देखिए कि 49 और 25 का अंतर कितना है। 49 और 25 का अंतर कितना है, तो अंतर है हमारे पास 24। ठीक है, और 24 इसका अंतर है, और ये जो C का मान है, ठीक, जो C का मान है 25, इसको हम डिवाइड कर देंगे। जो C की वैल्यू है 25, यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लाई इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंट में ज्ञात करना है। ठीक, बस इसी इतने को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 चौके 100, 24 गुणे 4 करेंगे, 24 दूना 48 दूना 96, 24 चौके 96 होता है, 96%। यही आपका आंसर है। ठीक, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि P की आय Q की आय से 25% अधिक है। सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1 को किया, सेम उसी पैटर्न में, केवल वैल्यू चेंज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और Q की आय R की आय से 25% अधिक है। P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, P की आय Q की आय से 25% अधिक है, Q की आय R की आय से 25% अधिक है। ठीक है, सबसे पहले 25% की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ये नोट कर देते हैं कि इनकम ऑफ, सबसे पहले हम आखिरी वाले की बात करेंगे, PQR है। ठीक, इनकम ऑफ R इज इक्वल टू, हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 हमने मान लिया। अब हम देखते हैं R की आय से 40%, 25% अधिक है। ठीक है, ठीक, R की आय हो गया। अब इसके बाद Q की आय हम लिखते हैं इनकम ऑफ Q। तो इसका जो है 25% की बात कितना होगा, 25% ऐड कर देंगे हम 100 में, तो 25 ऐड कर देंगे 100 में, 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब इनकम ऑफ P निकालिए। ठीक है, इनकम ऑफ P कितना है कि 125 का आप 25% निकाल लीजिए। ठीक, 25% निकाल लीजिए, जो आएगा उसको आप 25 में प्लस कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, जैसे यहाँ पे हमने किया था। 100 का हमने 25% निकाला, जो आया उसको हमने 100 में ऐड कर दिया, 125 हो गया था। ठीक, उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। और यहाँ हमें क्या करना है कि इसको जो है 25 चौके 100, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस 4 से इसको हम काटेंगे तो 30 चौके 120 होता है। ठीक है, और 30 ही हो जाएगा, और 31 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 4, 4 तिहाई 12, 124 हो जाएगा। 125 है, यानी कि 31.25 ये आएगा। ठीक है, जो एक बच रहा है उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, इस तरीके से 125 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 125 डिवाइड बाई 4 31.25 आएगा। ठीक है, इसी में ऐड कर दीजिए। यहाँ मैं ऐड कर दे रहा हूँ 125 प्लस 31.25 कितना हो रहा है, ये 0.25 एज इट इज रहेगा। 5 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा 156.25 ये हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो P की आय है वो R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो ये P की आय है वो R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यही हमें बताना है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो इस पे होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ हमने किया था कि में परसेंट निकालने के लिए क्या करना है कि ज़्यादा में से, यानी कि जो P की इनकम है उसमें से R की इनकम को माइनस कर देना है और डिवाइड बाई क्या करना है 100 करना है। ठीक, जो कि R की इनकम है और ये मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हम परसेंट में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। इसमें से 156.25 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो बचेगा 56.25%। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड जो कि था, जो ये वाला मेथड था, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आप कर लीजिएगा, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए केवल एक मेथड बता के मैं क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप अपने आप से कीजिएगा, इजी है, हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि PEI Q की आय से 40% अधिक है। यदि P की आय में 40% की वृद्धि होती है, P की आय Q की आय से 50% अधिक है, 50% अधिक है। यदि P की आय में 40% की वृद्धि होती है और Q की आय में 90% की वृद्धि होती है, तो उनकी आय में संयुक्त वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं कि एक की आय को हम 100 मान लेते हैं, जो हमें आखिरी का होता है। तो यहाँ पे केवल 2 है, P और Q 2 है, तो जो आखिरी का है उसकी इनकम हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम ऑफ Q इज इक्वल टू 100। P की आय कितना होगी, क्योंकि ये 50% अधिक की बात करा है, 100 का 50% 50 होता है, 100 में 50 को ऐड कर दीजिए, वही जो है P की इनकम हो जाएगी। तो P की इनकम कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम कितनी हो गई, P और Q की इनकम, P प्लस Q, टोटल की इनकम जो है 150 प्लस 100 यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है P की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 40% का जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसी ज्ञात करेंगे। क्योंकि आय में 90% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी आय में जो है वो 90% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम उसको ज्ञात करेंगे। और फिर हम जैसे यहाँ पे हमने टोटल किया है वैसे उसका टोटल करेंगे और देखते हैं कि कितने का अंतर आ रहा है, उसको हम परसेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए 150 को 40% क्या होगा, सबसे पहले हम 100 की बात करते हैं। 100 का 90% यानी कि 90 होगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 90 बराबर 190। यानी कि क्योंकि इनकम जो पहले 100 रुपये थी, 90% के इंक्रीमेंट के बाद 190 हो जाती है। ठीक उसी तरीके से P की इनकम जो पहले 150 रुपये थी, 40% की इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 गुणे 40/100 ये हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है, 15 चौकी ये 60 हो जाएगा।
क्या करना है इसमें, 150 में 60 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 210 हो जाएगा। तो जो पी की इनकम पहले 150 थी, वो 40% की इंक्रीमेंट के बाद 210 हो जाएगी। 150 का 40% 60 होता है, 150 में 60 को ऐड करेंगे तो 210 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो इनकी बढ़ी हुई इनकम है, जो इंक्रीमेंट के बाद, इंक्रीमेंट के पहले का तो 250 है, ने ऐड कर लिया है, दोनों को ऐड कर लिया। इंक्रीमेंट के बाद की जो दोनों की इनकम है, हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो कितना है, 210 प्लस 190, कितना आ जाएगा टोटल, 210 प्लस 90 यानी 3 1 400, ये 400 टोटल आ रहा है आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, बिफोर इंक्रीमेंट 250, आफ्टर इंक्रीमेंट 400, कितने का अंतर आ रहा है, 150 का। ठीक, यहाँ हम करते हैं एक नए पेज पे, 400 हमारा आफ्टर इंक्रीमेंट है, 250 है बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक, और जो प्रीवियस इनकम है वो टोटल कितना है, 250। इसको हमें परसेंट में लिखना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, इससे ये 0 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है हाँ 150 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 25। ठीक है, तो 25 से 150 को कैंसिल करो, 25 छक्के 150, 6 गुणे 10, यानी कि 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है। जो पी और क्योंकि वो संयुक्त आय में इंक्रीमेंट पूछा है क्वेश्चन में, पी और क्योंकि संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वहाँ पे जो है टोटल 60% का इंक्रीमेंट हुआ है, पी और क्योंकि संयुक्त आय में, दोनों को मिला करके। ठीक है, वैसे भी देखिए आप, पहले कितनी थी इनकम, पहले 250 थी, बाद में वो हो गया है 400। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें 60% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 250 का 60% आप निकाल लीजिए, जो आता है उसी को आप 250 में ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको 400 मिलना चाहिए। मतलब आपका क्वेश्चन, मतलब आपका सॉल्यूशन पूरा सही है, आंसर आपका ठीक आया है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, रिवर्स चेक। 250 का हम 60% निकाल लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25 छक्के 150, 150 बच रहा है। अब इस 150 को 250 में ऐड करेंगे तो वही आपको मिल रहा है जो यहाँ है, यानी कि हमारा आंसर जो आया वो बिल्कुल सही है। इनकी जो संयुक्त इनकम है उसमें 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% स्कूल को दान कर देता है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। और शेष का 20% अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो उसकी आय कितनी है। वाह भाई, काफ़ी अच्छा कमा रहा है लग रहा है। देखते हैं भाई साहब कितना कमा रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% स्कूल को दान कर देता है। ठीक है, डोनेट कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है। डोनेट कर रहे हैं, कितना डोनेट कर रहे हैं, 20%। ठीक है, 20% जो होता है उसे हम 1/5 लिखते हैं रेशियो फॉर्म में। ठीक है, और शेष का 20% अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। ठीक है, बैंक में जमा कर रहे हैं 20%। ठीक है, इसे भी हम रेशियो फॉर्म में 1/5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी निकाल दीजिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा,
कि दान कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो पैसा है वो कम हो रहा है, हमारे पास जो पैसा है उसमें कमी हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये 5 तो एज इट इज रहेगा, जो हर में है वही यहाँ रहेगा। अंश की हम बात करें तो 5 माइनस 1 होगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं उसमें कमी आ रही है। तो 5 माइनस 1, 4 यहाँ पे होगा अंश में। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कमी आ रही है, जो हमारे पास कैश है उसमें कमी आ रही है, भले ही हम अपने बैंक खाते में जमा कर रहे हैं लेकिन हमारे पास जो कैश है उसमें कमी आ रही है। तो कमी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लिखते हैं तब अंश की तरफ हर माइनस अंश इस तरीके से करते हैं। ठीक है, हर तो सेम रहेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जो आपका रेशियो फॉर्म में आया है, जो भी वैल्यू आई है भिन्न में, वही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ही रहेगा हर का। लेकिन जो अंश की वैल्यू होती है वो चेंज करती है, डिपेंड करता है कि डिक्रीमेंट की बात हो रही है या इंक्रीमेंट की बात हो रही है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से घटता बढ़ता है। ठीक, चलिए ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो इस तरीके से उसकी आय कितनी है, हम ये मान लेते हैं कि माना उसकी आय x है, माना उसकी आय x है। अब इसी x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक, x गुणे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, ये 4/5 गुणे दूसरा वाला वो भी है 4/5 इज इक्वल टू 12,800। अभी भी बच रहे हैं इतना सब खर्च करने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे x होगा इज इक्वल टू 12,800 गुणे, इसको इन दोनों को हम उधर भेजेंगे तो दोनों पलट जाएंगे। 5 गुणे 5 होगा, अपॉन में ये 4 और ये 4 दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप डिवाइड कीजिए। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये हो गया। ठीक, अब हम इसको 4 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, ये 00 लग गया। ठीक है भाई, x बराबर 800 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, इसको आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 8 पंचे 40, ये 00 गुणे 5, 5 चौके 20 और ये 3 0 इतने रुपए, यानी कि टोटल 20,000 रुपये उस आदमी की इनकम है। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमित अपनी आय का 40% खर्च कर देता है। 40% खर्च कर देता है, यानी कि एक्सपेंस है उसका 40%। 40% को हम कैसे लिखते हैं, 2/5 रेशियो फॉर्म में। ठीक है, शेष का 10% स्कूल में दान कर देता है। ठीक है भाई, डोनेट कर रहा है, अच्छी बात है। कितना, 10%। ठीक है, 10% जो है रेशियो फॉर्म में उसको हम 1/10 लिखते हैं। ठीक है, 25% बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है, बैंक में जमा कर रहा है 25%। 25% को हम 1/4 लिखते हैं रेशियो फॉर्म में। ठीक है, यदि उसके पास अब 7,290 रुपये बच जाते हैं तो अमित की आय ज्ञात कीजिए। 40,000 खर्च कर रहा है, यानी कि एक्सपेंस कर रहा है। ठीक, एक्सपेंस कर रहा है 40%, जो कि 2/5 के बराबर है। ठीक, रेशियो फॉर्म में। शेष का 10% स्कूल में दान कर रहा है। ठीक है, बैंक में जमा कर रहा है 25%। ठीक है, इन सब को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं।
तो ये 5 हो जाएगा। सब में कमी आ रही है तो ऊपर क्या होगा, 5 - 2 कितना आएगा, 3। ये ऊपर हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यहाँ पे 10 होगा और ऊपर अंश की तरफ 10 - 1 यानी कि ये 9 हो जाएगा। और 25% यानी कि 1/4, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4। ऊपर 4 - 1 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आय की हम बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि माना उसकी आय जो है वो x है, माना उसकी आय बराबर x है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x गुणे 3/5, 3/5 ये हो गया, और ये 9/10 गुणे 9/10 गुणे ये वाला लिखेंगे 3/4। ठीक, कितना बच रहा है भाई, 7290 अभी बच रहा है, 7290 बच रहा है। ठीक है, अच्छी चीज़ है भाई, बचाना चाहिए ही। 7290 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 10 बटे 5 गुणे 4 गुणे 10। ठीक है, यहाँ पे 3 गुणे 9 गुणे 3, इस तरीके से ये टोटल बच रहा है। ये सब जितने भी हर में दिख रहे हैं, जब बराबर के इस तरफ जाएंगे तो सारे के सारे अंश में हो जाएंगे, यानी कि ऊपर हो जाएंगे। और जो ऊपर है यहाँ पर, वो जब बराबर के इधर जाएगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इससे आप काटिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 1 12। ठीक है, 6 1 7 यानी कि वो 12 हो जाएगा। तो 3 चौके 12। ठीक है, हाँ 24 3 72 वैसे भी होता है। और ये 30 3 90। ठीक है, 2430 आ रहा है। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि 3 8 24 और 3 10 30, ये हो गया 810। अब हम इसको 9 से काटते हैं, 9 9 81 0 यानी कि 90 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है, 90 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 10, ये आ रहा है हमारे पास 5 चौके 20 10 200 गुणे ये 200 इधर हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 और 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, टोटल 3 0 3 0। ठीक है, 18,000 रुपये उस व्यक्ति की आय है, यानी कि अमित की आय है 18,000 रुपये। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आखिरी है। आखिरी क्वेश्चन है कि करण अपनी आय का 25% अपने बैंक खाते में जमा करता है और शेष का 50% खर्च कर देता है और शेष का 20% स्कूल में दान कर देता है। अब उसके पास कुल 8400 रुपये बच जाते हैं, तो करण की कुल आय कितनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ सेम उसी का 2 कॉपी है, कोई अंतर नहीं, केवल वैल्यू चेंज है बस थोड़ी सी। 25% बैंक खाते में जमा कर रहा है। ठीक है, बैंक, इसको हम थोड़ा तेज़ करेंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल से समझाया है। ठीक, 25% जो कि 1/4 है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 3/4। ठीक, से इसका 50% खर्च कर देता है, यानी कि उसका जो एक्सपेंस है वो 50% है, जो कि 1/2 के बराबर होता है। और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 2 - 1 1/2, यानी कि वही आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, शेष का 20% स्कूल में दान करता है, तो यानी कि डोनेट कर रहा है 20%, जो कि रेशियो फॉर्म में 1/5 होता है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो 4/5 होगा। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि करण की जो आय है वो x है
हाँ ठीक है, हम ये सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि जो करण की इनकम है वो x रुपये है। ठीक, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। x गुणे 3/4 गुणे 1/2 गुणे 4/5 बराबर कितना बच रहा है भाई? 8400 रुपये बच रहे हैं उनके पास। ठीक है, 8400 बच रहे हैं। इसके बाद x बराबर कितना आएगा? ये आपका 8400 है यहाँ पे, बटे 4, 2, 5 ये गुणे में हो जाएंगे, गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5 बटे 3 गुणे 4, 3 गुणे 1 गुणे 4। एक का कोई मतलब नहीं है, हालांकि फिर भी हमने नोट कर दिया है आपकी तसल्ली के लिए। इसको हम कैंसिल करेंगे। 84, 3 दूना 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 4 यानी कि 24 हो गया, 3 8 24 और ये 2 0। ठीक है, थोड़ी जगह कम है इसीलिए हम एक बार फिर से लिख ले रहे हैं और इसको हम गुणा कर लेते हैं इन सभी को। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 25 40 बटे ये 4 है। इसको हम यही काट देते हैं, क्या दिक्कत है, आसान से है। हालांकि हमें 4 और 4 पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए था यहीं पे। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका 10 बच रहा है, तो यहाँ पे 2800 गुणे 10 बराबर 28,000 रुपये। इस तरीके से ये इसकी टोटल इनकम है, यानी कि करण की कुल इनकम है 28,000 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर परसेंटेज ख़त्म होता है। परसेंटेज की सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमने करा दिया है। ये आज आपका पार्ट 10 था। इसके पहले 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने बड़े ही डिटेल से सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, बताइए कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और क्या चीज़ें इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।